नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसटी क्लासेस में, मोहम्मद कामिल एसएसटी क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हम वीडियो डालते हैं उसे कम से कम लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए आते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज हम 10th क्लास का आपका जो हिस्ट्री है, जो वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आज इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी हिस्ट्री की बुक निकाल लीजिए, वॉल्यूम नंबर 1 और चैप्टर 1 निकाल लीजिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि नेशनलिज्म क्या है और यूरोप कहाँ है। आपको पता है आपका जो 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट में एक आपका कंटिनेंट है यूरोप। तो आज हम इसमें यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ नेशनलिज्म, जो फीलिंग्स होती है नेशनलिज्म की, वो कैसे फैलें। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। आप लोगों को अगर उसकी डेफिनेशन अच्छे से आती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड टू डू एवरीथिंग फॉर देयर कंट्री इज नॉन एज नेशनलिज्म। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना और कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा होता है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उन्हें हम नेशनलिज्म कहते हैं। समझ रहे हो, देश प्रेम जिसे बोलते हैं, एक तरीके से राष्ट्रवाद, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी आपको पता है कि अगर हमारे देश पे कोई प्रॉब्लम्स आई है तो हम अपने देश के प्रति इतना समर्पित होते हैं कि हम बिना अपनी जान को भी, यहाँ तक कि हम अपने जान जो लाइफ है उसका भी हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुरंत इस बात को तैयार हो जाते हैं कि कोई भी घटना अगर ऐसी होती है जो देश के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, आपदा आ रही है, तो हम उस समय अपना तन मन धन सबको समर्पित कर देते हैं। तो इस फीलिंग्स को कहा जाता है नेशनलिज्म। तो अब बात आती है नेशनलिज्म की फीलिंग्स कहाँ से अराइज हुई। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, जो सेंटिमेंट्स थे, वो सबसे पहले यूरोप कंटिनेंट में राइज होती हैं, उसके बाद धीमे धीमे अदर कंट्रीज में जाकर के बढ़ती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, जो फीलिंग्स है वो कैसे उभरी। तो आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पूरा आपको दिया गया है। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म एमर्ज एज ए फोर्स which brought many changes in the political, economic and social world of Europe. यूरोप में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। द स्पिरिट ऑफ नेशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। जहाँ यूरोप में बहुत सारे जो डायनेस्टी मीन्स बहुत सारे वंश का शासन हुआ करता था, राजाओं का, उनका शासन समाप्त हो गया और किस तरीके से यूरोप में जो है राष्ट्र राज्य बन जाते हैं। यानी नेशनल की फीलिंग्स के राजा लोगों का शासन समाप्त होने के बाद वहाँ पर एक जो है राज्य का निर्माण होने लगता है। तो इसी में दिया गया है, the concept of nation state did not exist from the time immemorial. It was forced through struggle through the action of leaders and the common people. और ये कब संभव हुआ, जब कॉमन पीपल्स ने और वहाँ के लीडर्स ने बहुत सारे संघर्षों को किया और उन संघर्षों का ही परिणाम निकला कि किस तरीके से वहाँ राज्य राष्ट्र का जो है जन्म होता है। यहाँ पर दिया गया है, इन 1848 फ्रेडरिक सॉर्जो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड ए सीरीज of 4 print visualizing his dream of a world made of a democratic and social republic. उसने एक अपने पेंटिंग वगैरह बनाई, उसमें दिखाया किस तरीके का संसार होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड सोशल रिपब्लिक होगा। इन द गिवन पिक्चर फ्रेडरिक सॉर्जो हैज shown the peoples of Europe and America, men and women of all age and social classes, marching in a long trend and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. उसने क्या बनाया उस चित्र में, अमेरिका के लोग और दूसरे कंट्री के लोग जो है, यूरोप के लोग वहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ पर क्या है, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की, जो आपने पता है आपका जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसके सामने निकलती है, उसे होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि किस तरीके से आज़ादी है। द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाई लिबर्टी। और ये आपको पता होना चाहिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ाया था, आपको 9th क्लास में पढ़ाया था। अगर आप फिर से जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो में ये वाला लिंक मिल जाएगा कि जो चैप्टर आप उसे फिर से पढ़ लें। तो ये देन काय की थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन थी विश्व को, जो लिबर्टी नामक शब्द था, यानी स्वतंत्रता जो शब्द था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन थी। लोगों को इसका मीनिंग समझने में आया। एज ए फीमेल फिगर शी इज बियरिंग टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट in one hand and the charter of the rights of man in the other. One can notice in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution in Sorios utopian vision. The peoples of the world are ground edge. तो इसमें आपने देखा होगा ये जो सिंबल है वो कौन सा है, लेडी है,
प्रतिमूर्ति जो दी गई है वो किसकी दी गई है, एक लेडीज की मूर्ति दी गई है। उसके माध्यम से जो है ये सारा कुछ दिखाया गया और एक पूरा उसमें दिखाया गया इमेज में किस तरीके से उसके हाथ में टॉर्च वगैरह है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड आर डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग। और उसमें जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ था कि एक फ्लैग होता था जो राष्ट्र का झंडा होता था और फीमेल फिगर्स होता था, लोग उसी भावनाओं से जुड़े रहते थे। तो इसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो इनके बारे में अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं आपका, इसमें हमें कुछ बताना है क्योंकि ये आपको सिर्फ स्टार्टिंग है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फिर से वही टॉपिक आ जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडिया ऑफ द नेशन। तो हमने 9th क्लास का जो चैप्टर पढ़ाया है पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में फिर से जानने के लिए आप इसमें वीडियो जरूर देख लें फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली। तो हम इसमें बता रहे जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में क्रांति घटित हुई थी, उस क्रांति की सबसे बड़ी देन थी विश्व में अदर राष्ट्र में भी जो है क्रांति होने लगी, क्योंकि वहां पे जो आइडिया था स्वतंत्रता का और समानता का, उसे देख करके विश्व के दूसरे क्रांतिकारियों ने यह शिक्षा ली कि अगर वास्तव में मनुष्यों को कुछ अधिकार होते हैं और ये अधिकार सारे लोगों को मिलने चाहिए, इस तरीके से। तो ये सारा था और वहीं के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक आइडिया दिया कि किस तरीके से एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए। तो वहीं पर जो मोनार्ची था 1789 में मोनार्ची का समाप्त कर दिया जाता है और वहां पर एक जो है आपको पढ़ाया था जो रिपब्लिक, फ्रांस जो है रिपब्लिक बन जाता है और धीमे धीमे उसका एक संविधान बनाया जाता है। इस तरीके से इसमें पूरा कुछ दिया गया है। देखिए विच क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव, अब वहां पर दिया गया किस तरीके से फ्रांस में रिफॉर्म्स हुए थे और ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो कैसे राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ था। तो इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। देखिए लोगों को मनों में जो क्रांतिकारी थे किस तरीके से लोगों के मन में राष्ट्र राज्य के प्रति राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को जोड़ा। तो इसमें दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ ला पैट्रे एंड ली सिटीजन एम्पेराइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और वहां पर जो जमीन थी, जो ला पैट्री थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ला पैट्री क्या होता है और सिटीजन ले सिटीजन क्या होता है। ले सिटीजन का मतलब होता है सिटीजन और ला पैट्री का मतलब होता है पितृभूमि। तो इसके नाते जो है संविधान में जितने पितृभूमि पे रह रहे हैं सबके लिए बराबर अधिकार होना चाहिए। तो ये ऐसा वहां पर क्रिएटेड किया है जिससे लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, और वहां फ्रांस में एक जो नया झंडा था उसे एक्सेप्ट किया गया, ट्राई कलर का था, टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो राजशाही झंडा अपनाया गया तो उस झंडे को हटा करके वहां पर एक नया प्रकार का झंडा, तिरंगा झंडा वहां पर फॉलो किया गया। तो इस तरीके से उस झंडे के नीचे सारे लोग एकत्रित हो गए। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो एक्टिव सिटीजन के नाम से जो नेशनल असेंबली चुनी गई थी, जो उसे एस्टेट जनरल कहा जाता है, उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया। न्यू हिम्स वर कंपोज ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, और क्या किया गया, नए नए गीत रचे गए और बहुत सारे गीत गाए गए उनके, और जो शहीद थे शहीदों का गुणगान किया गया। इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म। एक सेंट्रलाइज क्या नाम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का लागू किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूटीज वर एबोलिश्ड एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। और वहाँ पर जैसे बहुत सारे प्रकार के जो कस्टम्स ड्यूटी वगैरह लगाया जा रहा था, अलग अलग राज्यों का अलग अलग टैक्स, उन सारे कस्टम को समाप्त करके एक ही प्रकार का टैक्स पूरे राज्य में लगाना लागू कर दिया गया। रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और फ्रेंच की जो है एक भाषा जो है बना दी गई। तो इस तरीके से फ्रांस की क्रांति की प्रमुख बातें थी जिससे लोगों ने जो है एक नेशन राष्ट्र का जो है विचार पनपने लगा। तो ये बहुत सारे चेंजेस किए गए जिसके द्वारा लोगों में ये कलेक्टिव जो सेंस था लोगों में, यानी सामूहिक एकता का भाव पनपने लगा लोगों में। किस तरीके से सारे लोग पूरे एक ही देश के लोग हैं और सारे लोगों को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए जब इन्हें बहुत सारे इस तरीके के अधिकार मिल गए। तो ये था आपका आइडिया था आपका नेशन का जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन ने विश्व को दिया था। फिर पे हमने आपको जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था। जैकोबिन क्लब्स क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। इसके जो मेंबर्स होते थे वो विशेष प्रकार के जो है ड्रेसेस पहनते थे और उनके जो है, और इसमें जो मेंबर्स थे मोस्टली कौन होते थे, कॉमन पीपल होते थे और लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, वो हुआ करते थे। उसके बाद क्या था, नेपोलियन ने बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। किस तरीके से आपको पता है फ्रेंच उसमें जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है नेपोलियन को चांस मिला, तो नेपोलियन ने बहुत सारे जो है आसपास के देशों को जीत करके फ्रांस में मिला करके पूरे फ्रांस के लोगों को एक आइडेंटिटी
बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो उसकी भी सुरक्षा की गई, लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो ये तमाम जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। तो ये हमने आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे, फिर से आपकी बुक में दिए गए नेपोलियन कोड। इसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं नेपोलियन की आचार संहिता या नेपोलियन के सुधार। तो नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए इसमें हमने बताया था। एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जिन लोगों को अधिकार दिए गए थे उसने उन्हें सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बिल्कुल उसने सादा तरीके से कर दिया जिससे जो लोगों को परेशानी ना हो। रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, और जो गिल्ड थे, गिल्ड के बारे में हमने आपको बताया, फिर से हम आपको बताते हैं गिल्ड क्या होती थी। जो व्यापारिक संस्थाएं होती थी जिन पर जो व्यापारियों का अधिकार होता था, वो लोगों को टैक्स वगैरह या मतलब जो व्यापार से रिलेटेड जो सिस्टम बनाती थी वो सारा करती थी। तो उसने क्या किया, जितनी भी गिल्ड थी उन सबको हटा दिया गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं उसका काफ़ी सुधार किया उसने। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इसके अलावा उसने जो है व्यापार की स्वतंत्रता दे दी जिससे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापार कर सकें। इसके लिए उसने क्या किया कि जितना जो नाप का पैमाना था, पहले क्या होता था, इस जगह पे नापो तो कपड़ा 90 सेंटीमीटर का है, दूसरी जगह पे नापो 110 सेंटीमीटर का, तो उसने एक पैमाना, एक करेंसी, एक नापतोल की इकाई, ये तमाम करके क्या किया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड के जो है व्यापार को स्वतंत्र बना दिया। तो इस तरीके से नेपोलियन सुधार किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हो या नेपोलियन ने क्या सुधार किए फ्रांस के लिए। तो ये आप जो है क्वेश्चन जरूर नोट कर लें और यहीं से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला टॉपिक आता था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद का बनना। तो इसमें दिया गया टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट एज इट एग्जिस्ट टुडे, जैसा कि आज है बहुत सारे राष्ट्र राज्य, तो ऐसे उस समय नहीं हुआ करते थे। नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इवन द लार्ज कंट्री लाइक जर्मनी एंड इटली वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम। जर्मनी और इटली ये भी जो है उस समय क्या था, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में मतलब बटे हुए हुआ करते थे। द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज, और जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है ये कैसा था, पुरानी जो तानाशाही थी, जो मोनार्ची थी, उसी में जो है दबा हुआ था। तो इस तरीके से जो है तो जर्मनी और ये जो इटली थे ये भी छोटे छोटे एक राज्यों में बटे हुआ करते थे। हम अगर अपने देश की बात करें तो 1947 से पहले हमारा जो देश था वो छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ था और देशी रियासत वगैरह भी हुआ करती थी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो माननीय नेताजी थे, तो उनके प्रयासों से हमारा भारत जो अखंड भारत के नाम से आज जो जाना जाता, तो उन्हीं के प्रयासों से ये सारा संभव हो पाया। तो ऐसे ही जो है यूरोप के जो बड़े बड़े देश जो आज देखने को मिलते, जर्मनी वगैरह, ये सब भी ऐसे बटे थे। द पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग जो है जनजातियों से, अपने जो प्रजातियां थी उनके अलग अलग उससे बिलोंग करते थे। इसके अलावा क्या होता है, हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वाज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल, इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन। तो ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में दिया गया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी पर साम्राज्य करता था, पूरा हुकूमत करता था। इसके अलावा अल्पाइन जो रीजन दिया गया है इसमें ट्रॉयल दिया है, ऑस्ट्रिया दिया है, एंड स्विट्जरलैंड जो स्विट्जरलैंड दिया गया है, ये एज वेल एज बोहेमिया वर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। इन सब में कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मनी भाषा बोली जाती थी। इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लॉम्बार्डी एंड और वेनेसिया, वेनेसिया और जो लॉम्बार्डी थी इसमें जो है दूसरी भाषा बोली जाती थी, ये भी उसी में इंक्लूड थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar while the other half spoke variety of dialect। इसके अलावा हंगरी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर magyar लैंग्वेज बोली जाती थी, आदिम और आदिम दूसरी भाषा बोली जाती थी। अगर गैलिसिया की बात करें तो गैलिसिया द ऑटोक्रेसी स्पोक पोलिश, पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, और जो एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पर। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ए मास ऑफ द सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बोमिन्स एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेंस ऑफ कैनेलिया। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है कि किस तरीके से वहाँ अलग अलग ग्रुप के लोग थे, अलग अलग तरीके का शासन था। जैसे हम अपने देश के उसमें एवज में देख सकते हैं कि अलग अलग, जैसे हमारे जैसे केरला में आपकी मलयालम बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी।
अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज इन यूरोप। किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग का विचार आया और किस तरीके से जो है यूरोप में नेशन स्टेट की कल्पना की गई और वो बने। तो इसमें टॉपिक आपका द राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जन्म होना सबसे बड़ी बात थी नेशनलिज्म की फीलिंग्स होने के लिए। अब ये मिडिल क्लास कौन था इसमें देखेंगे। द राइज ऑफ मिडिल क्लास वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। Before the 19th century, a landed aristocracy was dominant class in Europe. They were very rich as they owned large estates in the countryside and also big houses in the town. क्योंकि 19th सेंचुरी से पहले जो लोग हुआ करते वो कैसे होते थे, बहुत ज़्यादा धनवान होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, ये सारा कुछ होता था। दिस फॉर फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ द डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। अपने आप को हाई सोसाइटी या उच्च व्यवहार दिखाने के लिए क्या करते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। थ्रू न्यूमेरिकली दे वर वेरी स्मॉल बट दे वर वेरी पावरफुल। अगर हम नंबरों में देखें तो उनकी संख्या काफ़ी कम होती थी, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास होता था। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। और ज़्यादातर जो बहुमत वाली जनसंख्या थी वो कौन थी, किसान थे वहाँ के। टू द बेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय द टीनेंट एंड द स्मॉल लैंड ऑनर। और जो ज़्यादा मात्रा में जमीन वगैरह क्या करते थे कौन थे, टीनेंट्स थे और स्मॉल लैंड ऑनर्स थे। While in Eastern and Central Europe the pattern of the land holding was characterized। और अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पर लैंड होल्डिंग जो देखने की सबसे बड़ी विशेषता थी, बाय वेस्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स। वो कौन थे, जो सर्फ्स होते। सर्फ कौन होते, जो गुलाम होते थे उस समय, जो खेती करने वाले उनसे जबरदस्ती खेती की जाती थी वो होते थे, तो वो वहाँ पर खेती किया करते थे। इन वेस्टर्न and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade lead to the emergence of towns and the commercial classes। वेस्टर्न पार्ट्स में और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक तरीके से क्या बोले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से क्या हुआ, एक नए कॉमर्शियल क्लासेस का जन्म हुआ। दीज न्यू क्लासेस वर प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट। ये जो न्यू क्लासेस कौन थे, इसने जो है मार्केट के लिए प्रोड्यूसिंग कर रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना। अगर अक्सर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर हुआ और कौन से समय में हुआ, तो आप आंसर दे देंगे इंग्लैंड में हुआ और लगभग जो है सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट्स में देखें तो ये 19th सेंचुरी में हुआ। इन इट्स बेक न्यू सोशल ग्रुप कैम इनटू बीइंग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसी से क्या हुआ, एक नया वर्किंग क्लास आया समझने में, जिसे क्या कहा गया, मिडिल क्लास इज मेड अप इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल एमर। इस तरीके से मिडिल क्लास का जन्म हुआ। इन्हीं क्लासेस को मिडिल वर्ग कहा गया। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी इट वाज अमंग द एजुकेटेड। इनमें कौन कौन से ग्रुप शामिल हो जाते बाद में, जो एजुकेटेड लोग थे, लिबरल मिडिल क्लासेस के लोग थे। द आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस। तो आपको ये समझने में आया कि इस तरीके से मिडिल क्लास का जन्म हुआ और एक नए जो है लिबरल मिडिल क्लास का भी यहीं से जन्म होता है। फिर अगला अब इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू बच्चों।